ओके, वेलकम टू पीएन स्टडी ग्रुप एंड नमस्कार आप सभी को। हम लोग फिर से शुरू करेंगे। वी विल नाउ कंटिन्यू द लेफ्ट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जहां पे हम लोग खत्म किए थे वहां से हम लोग फिर से एक बार रिकैप कर लेंगे प्रीवियस इंफॉर्मेशन को। जो पीछे के दिए गए इंफॉर्मेशन हैं उनको थोड़ा सा रिकैप कर लेंगे, क्योंकि बेटा देखिए, बिना रिकैप किए, बिना याददाश्त पे जोर डाले हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप जानते हैं कि कोई काम करने से पहले याददाश्त पे थोड़ा जोर डालना पड़ता है, ठीक है। हम लोग को सोचे समझे तकनीक से काम करने के लिए पहले दिमाग से सोचना पड़ता है, तब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग थोड़ा सा सोचेंगे, ठीक। चलिए सोचते हैं। कहने का मतलब है कि हमने आपको दो तरह के केसेस बताए थे। हमने आपको दो केसेस बताए थे। पहला बताया था कि अगर मान लेते हैं कि दिस इज अ वायर, if this is position A and this is position B, it means the voltage on A is VA and the voltage on VB is VB। VA पे जो वोल्टेज है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, वो क्या है? VA है। और B पे जो है वो क्या है? पोटेंशियल VB है, ठीक है। अगर मानते हैं कि किसी केस में VA जो है वो ग्रेटर है किससे? VB से, ठीक है। तो फ्लो ऑफ करंट कैसा होगा? डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट क्या होगा? A टू B। अब जिस केस में हमने केस 2 भी आपको बताया था, तो केस 2 में हमने आपको बताया था कि किसी केस में अगर मान लेते हैं कि यहां का पोटेंशियल इससे ज्यादा हो गया, ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे कि VB इज ग्रेटर देन VA, ठीक। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट जो होगा डेट इज फ्रॉम B टू A, ठीक। ये इंफॉर्मेशन हमने आपको इसलिए बताया क्योंकि आप पीछे की चीजों को थोड़ा सा भूले नहीं, पीछे की चीजें आपको याद रहे। यू मस्ट रिमाइंड योर प्रीवियस नॉलेज, और इस प्रीवियस नॉलेज के दम पर हम अब आगे बढ़ेंगे। किस बेसिस पे? कहां से? तो फ्लो ऑफ करंट के बेसिस पे, क्योंकि अब हम लोग को एंड्रे मैरी एम्पियर का कंट्रीब्यूशन पढ़ना है। एंड्रे मैरी एम्पियर एक फ्रेंच के फिजिस्ट थे। उन्होंने 1820 में जब 17 सितंबर 1820 में जब उन्होंने हेनरी ऑस्टर्ड का थ्योरी पढ़ा, हेनरी ऑस्टर्ड ये भी एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने बताया था कि जब कभी भी कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है, कहीं भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है? द इंपैक्ट ऑफ चार्जेस ऑन ऑल अराउंड द वायर। वायर या कंडक्टर के चारों तरफ अगर चार्जेस का प्रभाव रहता है, ठीक है, तो वो इंपैक्ट उस एरिया पे जो इंपैक्ट पड़ रहा है, जो चारों तरफ उसमें इंपैक्ट आ रहा है, उस वायर के चारों तरफ या उस कंडक्टर के चारों तरफ, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, ठीक। तो आप जान लीजिए कि हेनरी ऑस्टर्ड ने कहा था कि जहां कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड खुद से प्रेजेंट रहेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। तो हेनरी ऑस्टर्ड के थ्योरी को पढ़ने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि हमें कुछ और समथिंग न्यू वी हैव टू डिराइव, एंड व्हाट समथिंग न्यू इज दैट? वो समथिंग न्यू क्या है? वो नया क्या है? वो नया चीज ये है कि उन्होंने कहा कि जैसे मान लेते हैं कि एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक अगर चार्जेस को फ्लो करना है, ठीक है, सपोज VA, अगर हम केस 1 से चलते हैं, तो केस 1 के कारण तो चार्जेस का फ्लो इस तरफ रहेगा, A टू B रहेगा। तो कहने का मतलब है कि जब A टू B चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, तो कोई तो क्वांटिटी होगा चार्ज का, ठीक है, क्वांटिटी होगा ना, कुछ कुछ क्वांटिटी तो होगी। अब कितना क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी के बारे में जो रिसेंबल होता है, यानी क्वांटिटी ऑफ चार्जेस को डिनोट करने के लिए हम लोग कोलम्ब का यूज करते हैं। वी यूज कोलम्ब, ठीक है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि एक
प्रोटॉन पे या एक इलेक्ट्रॉन पे कितना कूलम्ब चार्ज होता है। ठीक है, 1 प्रोटॉन कंसिस्ट प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन पे -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि Q जो है वो किसको प्रेफर करता है, Q क्वांटिटी ऑफ चार्ज को प्रेफर करता है। Q प्रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ चार्जेस, क्वांटिटी ऑफ चार्जेस को प्रेफर करता है। ठीक, एंड T प्रेफर टाइम टेकन टू ट्रेवल across the टाइम टेकन टू ट्रेवल अक्रॉस द टर्मिनल। यहां पे हम इन दोनों क्वांटिटी का यूज करेंगे क्योंकि ये इन क्वांटिटी के बारे में बहुत पहले बताया जा चुका था, लेकिन किसी को इस बारे में ज्ञान प्रॉपर नहीं था। तो ज्ञान प्रॉपर ना होने का कारण क्या है, ज्ञान प्रॉपर ना होने का कारण है कि एक दूसरे की थ्योरी रिलेट ना होना। यानी मान लीजिए कि हमारे साथ मैं साइंटिस्ट हूं, कोई दूसरा साइंटिस्ट है और वो हमसे कनेक्टेड नहीं है और किसी कारण से हम उसकी थ्योरी से कनेक्ट हो जाते हैं, तो उसकी चीजें तो हमें पता चलेंगी ना। तो उसी तरीके से हेनरी ऑस्टर्ड की थ्योरी जब एंद्रे मैरी एम्पियर को पता चली, हु वाज द साइंटिस्ट, एंद्रे मैरी एम्पियर, his full name, who was he, French physicist। He was French physicist। ठीक है, फ्रेंच फिजिस्ट थे। उन्होंने ये बात जब पढ़ी कि कभी भी मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो रिलेटेड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां चार्जेस जो है पर यूनिट टाइम एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल फ्लो करते हैं। ठीक है, तो उनके कहे के अनुसार का मतलब करंट का मेजरमेंट कैसे करेंगे, उनके अनुसार करंट का मेजरमेंट कैसे होगा, तो Q/T। उनके कहे अनुसार मेजरमेंट ऐसे होगा, यानी I = Q/T। तो ये Q क्या है, अभी मैंने आपको लिखकर दिखाया है कि क्वांटिटी ऑफ चार्जेस, यानी चार्जेस की मात्रा। ठीक है, टाइम टेकन टू ट्रेवल अक्रॉस द टर्मिनल, ये दोनों क्वांटिटी मैंने लिख दी है बोर्ड पे। ठीक है, ये मत कहिएगा कि नहीं लिखे। देखिए, तो Q क्वांटिटी ऑफ चार्जेस, T टाइम टेकन टू ट्रेवल अक्रॉस द टर्मिनल, यानी एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे जाने का समय। ठीक, तो इनके अनुसार करंट का डिफिनेशन क्या हो गया, एम्पियर के अनुसार करंट, सर एम्पियर के अनुसार करंट का डिफिनेशन क्या हुआ। देखिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सर एंद्रे मैरी एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट is equivalent to the ratio of quantity of charges traveling
across the terminals of a current carrying मटेरियल। एक करंट कैरिंग मटेरियल, उनकी थ्योरी देखिए ये थी, आप सभी लोग नोट कर लेंगे, इसे हम मिटाएंगे नहीं यहां से, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि I इज इक्वल क्यू अपॉन टी। ही वॉज इंस्पायर्ड, दिस साइंटिस्ट वॉज इंस्पायर्ड बाई हेनरी ऑस्टर्ड when he had seen his theory on 17 September 1820। जब इस तारीख को उन्होंने इनकी थ्योरी पढ़ी तो वो इंस्पायर हुए कि आखिर क्या है वो रेशियो जिससे हम मेजर कर सकते हैं क्वांटिटी ऑफ करंट को। तो उन्होंने ये डिराइव करके निकाला कि I इज इक्वल क्यू अपॉन टी, ठीक है। I जो होता है वो क्यू अपॉन टी के बराबर होता है। अकॉर्डिंग टू सर एंड्रे मैरी एम्पियर, electric current is equivalent to the ratio of quantity of charges traveling across the terminals of a current carrying material। थोड़ा हिंदी में आ जाए तो सर एंड्रे मैरी एम्पियर के अनुसार इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो उस रेशियो के समानुपात होता है, इक्विवेलेंट होता है, जो कि क्वांटिटी ऑफ चार्जेस एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक, ठीक है, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक एक करंट कैरिंग मटेरियल में पर यूनिट टाइम जाते हैं, ठीक है। इन लास्ट वी विल राइट इन पर यूनिट टाइम, ठीक। तो इसका मतलब ये है, देखिए अब थोड़ा सा हम आ जाते हैं किस पे, हम लोग आ जाएंगे थोड़ा सा यूनिट डेरिवेशन पे। तो यूनिट डेरिवेशन में जैसे देख लीजिए, तो मान लेते हैं कि एम्पियर जो होगा, सिंस 1 एम्पियर इज इक्वल 1 कोलम्ब अपॉन 1 सेकेंड, ओके। यानी इसको थोड़ा सा अगर डेकोरेट करके लिखें, थोड़ा सजा के, ठीक है, तो 1 एम्पियर इज इक्वल 1 कोलम्ब पर सेकेंड। अगर दूसरे और तरीके से लिखना चाहते हैं तो 1 एम्पियर इज इक्वल 1 कोलम्ब पर सेकंड। ये कैसे हो गया -1? किसी को कोई अंदाजा? आप जानते हैं कि कोई भी चीज अगर थोड़ा सा मैथमेटिक्स में आ जाते हैं, कोई भी चीज रेसिप्रोकल में जाता है, जैसे सेकंड नीचे है तो सेकंड नीचे है, तो आप जानते हैं कि यहाँ का पावर जो है यहाँ पे पॉजिटिव में है। जब अगर इसको रेसिप्रोकल में नहीं करेंगे, इसको एक श्योर वैल्यू में लिखेंगे, तो श्योर वैल्यू में ये क्या हो जाएगा, s⁻⁻1, और जब मल्टीप्लाई होगा तो कोलम्ब s⁻⁻1, ठीक। क्लियर हो गया? एवरीथिंग इज क्लियर? आई विल गिव यू 2 minutes टाइम, सो देयर इज अ ब्रेक फॉर 2 minutes एंड यू मस्ट नोट, आप यहां से नोट करेंगे कि अकॉर्डिंग टू एंड्रे मैरी एम्पियर व्हाट वाज हिज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसके बाद हम बताएंगे अभी आपको कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। सो आई एम गिविंग यू जस्ट 2 minutes। हम लोग का 2 मिनट का ब्रेक खत्म हो चुका है, हम लोग एक्शन पे आते हैं, ठीक है। देखिए, कहने का मतलब है कि आप इस थ्योरी को समझ चुके हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ईजीएस थ्योरी है, ईजीएस लैंग्वेज में लिखा भी हुआ है कि जिससे आपको कोई परेशानी ना हो, आप ये समझ चुके हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये समझेंगे कि किस तरीके से, ठीक है, ये चीज जो है ये कैसे डिफाइन करेगा कि करंट स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी। इसको पढ़ने से पहले हम लोग पहले जानेंगे कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, क्योंकि ये दोनों वर्ड तो आपके लिए अपरिचित होंगे, क्योंकि आप 9th की चीजें भूल चुके हैं। क्लास से निकले तो 9th की चीजें भूल गए, 10th में आ गए तो नया लैंग्वेज, नया सभ्यता। करंट एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि क्वांटिटी तो आपको 9th में पढ़ना था, वो तो आप भूल चुके होंगे, क्योंकि क्लास 9th तो पीछे छूट गया। क्लास 9th पीछे गया, इन्वायरमेंट पीछे गया, और अब नया इन्वायरमेंट है, नया एटमॉस्फेयर है 10th का, ठीक है। तो अब इस नए एटमॉस्फेयर में नया नॉलेज लेंगे, ठीक है। कहने का मतलब है कि क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं,
स्केलर क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी विच ऑलवेज शोज मैग्नीट्यूड्स, जो सिर्फ मैग्नीट्यूड दिखाएगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई गाड़ी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रही है तो वो सिर्फ यही बताएगी कि कितना वेग है उस गाड़ी में, ये नहीं बताया जाएगा कि गाड़ी किस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी हुआ। अगर हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो वेक्टर क्वांटिटी में दो चीजें शामिल हो जाती हैं। तो द फर्स्ट इज योर मैग्नीट्यूड, कि गाड़ी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी चल रही है, ठीक है, और ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है, तो उस केस में वो वेलोसिटी कहलाएगा, स्पीड नहीं। ठीक है, क्योंकि स्पीड इंक्लूड हो जाता है डायरेक्शन के साथ, किसमें, वेलोसिटी में, यानी दोनों का मिक्सचर बना दिया जाता है। ठीक है, जैसे लस्सी बनाने के लिए क्या करते हैं, बहुत सारी चीजों का मिक्सचर करते हैं, दही लेते हैं, शक्कर लेते हैं, बहुत सारी चीजों का रूह अफ़ज़ा लेते हैं, मिक्सचर करते हैं। मिक्सचर करने के बाद अभी गर्मी में बहुत पसंद भी होगा सब लोग को। ठीक है, कहने का मतलब है कि हम लोग रूह अफ़ज़ा से थोड़ा टॉपिक पे आ जाएं। तो टॉपिक हमारा ये है कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि करंट एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, क्वेश्चन हमारा क्या है, इज करंट स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, हमारा ये सवाल है। इसका जवाब क्या होगा, देखिए, बीइंग with magnitude and direction electric current is a scalar quantity because it disobeys, तोड़ता है नियम को, because it disobeys the vector law of triangle addition। इस नियम को बाधित कर देता है, तोड़ देता है। देखिए कैसे, किरचॉफ्स के अनुसार जब जंक्शन पे करंट मिलेगा, ठीक है, जंक्शन पे मान लेते हैं कि जैसे टोटल एक यहां से लेते आते हैं करंट को, ठीक है, यहाँ 5 एम्पियर हो गया, यहाँ 5 एम्पियर हो गया, तो यहाँ पे 10 एम्पियर होना चाहिए। किरचॉफ्स के कहने के अनुसार, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स, उनके अनुसार जब ये 5 एम्पियर है और ये 5 एम्पियर है, दोनों इस जंक्शन पे मिल रहे हैं, ठीक है, तो दोनों का सम लिविंग करंट के बराबर होना चाहिए, जितना करंट उस जंक्शन से फिर दोबारा बाहर की तरफ आउटवर्ड पास हो रहा है। तो यानी 5 एम्पियर प्लस 5 एम्पियर 10 एम्पियर, ये केस फॉलो होना चाहिए। लेकिन जब हम ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन की बात करते हैं, उस केस में एज फॉर एग्जांपल, सपोज दिस इज 5 एम्पियर, दिस इज 5 एम्पियर, ठीक है, ऐड करके देख लेते हैं। तो जब हम ऐड करेंगे तो वी मस्ट नो इसका एडिशन क्या होगा, 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ठीक, तो 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 25 प्लस 25 50, यानी केस आपका कैसा डेवलप होगा, देखिए तो केस आपका कैसा डेवलप हो गया, अंडर रूट
50 आया क्या? 10 आया? 10 नहीं आया, यानी इस लॉ को उसने अनफॉलो कर दिया। जब अनफॉलो कर दिया तो दो ही लॉ बचते ही हैं, दो ही लॉ है ही जिसपे आप ये डिसाइड करेंगे कि वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी। एक होता है ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, और दूसरा होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। दो ही लॉ ही होते हैं जिसमें सिंपल एडिशन हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में करते हैं। जिसको ये अनफॉलो कर रहा है, अनफॉलो करने के चलते हम इसे नहीं कर सकते हैं कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो इससे हमको पता हो गया कि इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है दैट इज वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल डिफरेंस? तो पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में आप लोग को बहुत पहले भी बता चुके हैं, एक बार थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं। ठीक है, उससे पहले हम लोग 2 मिनट का ब्रेक लेंगे। 2 मिनट के ब्रेक में आपको ये वर्क देते हैं कि आप यहां से इस चीज को नोटिफाई कर ले, नोट कर ले, जिसके चलते हम जब मिटा दें तो इस चीज से आपको अफसोस ना हो कि सर मिटा दिए, इरेज कर दिए। सो नोट इट। आने के बाद अब तो आपका इवनिंग टाइम हो गया, तो हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाएं थोड़ा। तो अलेक्जेंड्रियो वोल्ट, अलेक्जेंड्रियो वोल्ट, ठीक है, इनकी थ्योरी इंस्पायर्ड हुई इनसे। ठीक है, इन्होंने तो बता दिया कि करंट का फ्लो अब कैसा है, करंट को मेजर कैसे करते हैं, क्यों स्केलर है, क्यों कोई वेक्टर है, क्यों नहीं है, क्या है, एवरीथिंग इज क्लियर ना, सब कुछ क्लियर है। अब हम लोग थोड़ा सा इनके बारे में चर्चा कर ले। तो इन्होंने कहा था कि कभी भी जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है कि वर्क डन बाय द पर यूनिट चार्ज अक्रॉस द टर्मिनल व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर। यानी अगर चार्जेस से एक टर्मिनल से चलकर दूसरे टर्मिनल तक जाते हैं तो जितना वर्क डन पर यूनिट चार्ज करता है वही पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, इनके थ्योरी के अनुसार क्या होगा, V इज इक्वल W अपॉन Q। ठीक है, W अपॉन Q, यानी वोल्टेज इज इक्वल W अपॉन Q। अब इसके आगे की चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ नाइस डे, स्टे एट होम एंड रिमेन कोरोना फ्री। ठीक है, फॉलो सोशल डिस्टेंसिंग। थैंक यू टू एवरीबॉडी। आप सभी को PN स्टडी ग्रुप की तरफ से धन्यवाद, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब वीडियो को जरूर करेंगे, क्योंकि यही हमारा उद्देश्य है कि हम आपके प्रति वर्क करें और आप हमारे प्रति।